जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग बायनोमियल थ्योरम को पढ़ रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम पर बहुत सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 10A आर एस अग्रवाल बुक क्लास 11 एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 29 से देखना शुरू करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 24 से लेकर 28 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हर एक प्रॉब्लम को ठीक तरह से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको वह समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर 29 को देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 28 नंबर का प्रॉब्लम आप लोग जिस तरह से बनाए उसी तरह से 29 नंबर के प्रॉब्लम को भी बनाना है। तो 28 प्रॉब्लम को समझने में, 28 नंबर के प्रॉब्लम को समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई होगी तो यह आपका 29 प्रॉब्लम बनाने का तरीका जब देख लेंगे आप तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है क्या कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको निकालना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। ये हमारा टारगेट क्या है, क्या करना है हमको कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन 1 माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x पर पावर 16। इसका जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जहां जहां जिस टर्म में x होता है, x मिलेगा हमको, उसका कोफिशिएंट को एक जगह कलेक्ट करना है और उसके वैल्यू को हमको दे देना है। तो इसको देखिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन है ना, 1 इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर 16 अब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स पे पावर 16 अब प्लस 7x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर 16। ये इस तरह से क्या कि हर एक टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है कि इसमें भी x का कोफिशिएंट ढूंढना है, इसमें भी x का कोफिशिएंट ढूंढना है और इसमें भी हमको x का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो इसको क्या करते हैं, तीनों को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए चूंकि कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोफिशिएंट के लिए हम c यूज कर लेते हैं, ऑफ x इन द एक्सपेंशन के बदले e यूज करेंगे बच्चों, है ना। ये हम शॉर्ट फॉर्म लिखना प्रारंभ करते हैं। तो किस तरह से लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 1 इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर 16, फिर बीच में माइनस आया तो 3 इंटू, है ना, 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन x इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर 16। अब फिर उसके बाद इसको चाहे बंद कर दीजिए। अब फिर 7 इंटू 7 को हम पहले ले लेते हैं, ये कांस्टेंट की तरफ है। और यह जो है आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, किस एक्सपेंशन में, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर 16। तो ये सभी एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को ढूंढते हैं। अब पहले पे दिमाग लगाते हैं, यहां पर चलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं तो इसमें x मिलेगा ही, ये तो बात हो गई। अब यहां पर देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए हमको, किसमें चाहिए, इसमें चाहिए। तो इसमें चाहिए, इसको जब हम इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इस टर्म को एक्सपेंड हम करेंगे तो इसके हर एक टर्म के साथ x से मल्टीप्लाई होगा। तो x से मल्टीप्लाई होने के बाद जिसका कोफिशिएंट x होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम यह x को थोड़ा देर के लिए हटा दें तो इसमें ऐसा कौन सा टर्म होगा
इसके बीच में ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसको हम x से मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा होगा कि इसके बीच में जो भी एक्सपेंशन होगा अगर वह कांस्टेंट होगा यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा तब उसको x से मल्टीप्लाई होगा तो वह बन जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, जैसा कि यहां डिमांड हमारा है। अब ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें भी हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x। अगर 1 माइनस एक्स पर पावर 16 को हम एक्सपेंड करते हैं, पूरा लिखते हैं। लिखने के बाद तो यहां कह रहा है एक्स स्क्वायर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बीच ऐसा कौन सा टर्म मिलेगा, किसके बीच, 1 माइनस एक्स पर पावर 16 के बीच जो एक्सपेंशन है, ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ एक्स बच जाए। तो ऐसा टर्म जो है, ऐसा टर्म इसमें मिलना चाहिए जिसका कि कोफिशिएंट हमारा है ना a1/x, इसके बीच में किसी भी टर्म का फैक्टर होना चाहिए ताकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारा सिर्फ x बच जाए, इसका एक फैक्टर। तो इस आधार पर जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा क्या बन के निकलता है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स पर पावर 16 माइनस 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 0 इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स पर पावर 16, है ना। यहां पर क्या किए थे हम भाई, इसके बीच हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट वाला टर्म चाहिए ताकि उसको x से मल्टीप्लाई हो, x से तो सारे टर्म को मल्टीप्लाई है, ताकि वह कोफिशिएंट ऑफ x बन जाए। यानी कि इसके अंदर जो है, इसका एक्सपेंशन में हमको x पर पावर 0 जिस टर्म के साथ होगा वो टर्म हमको चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, +7 हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। यहां पर अब देखिए इसके बीच 1 माइनस एक्स पे पावर 16 का जो एक्सपेंशन है उसमें वैसा टर्म हमको चाहिए जो कि आपका, जिसका कि एक फैक्टर 1/x हो। तो 1/x एक फैक्टर होगा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक कोफिशिएंट बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। तो इसके बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 माइनस एक्स पे पावर 16 की बात कर रहे हैं सिर्फ, इसको छोड़कर। तो हमको कैसा कोफिशिएंट चाहिए, 1/x का कोफिशिएंट हमको यहां पर चाहिए। तो बच्चों जो भी सोचना है बस इसी 2 लाइन में सोचना है, और इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट मैंने ठीक पिछले वीडियो में 28 नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया है। अब यहां तक जब कर लिए, इसमें x पे पावर 0 चाहिए, इसमें 1/x कहने का मतलब हो गया कि x पर पावर -1 चाहिए, x पर पावर -1 का कोफिशिएंट इसमें चाहिए। अब यह x स्क्वायर से फ्री हो गया, इसमें x पर पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए ताकि यह x से फ्री हो गया, लेकिन इसके साथ 3 रह गया है और इसके साथ 7 रह गया है। अब तो क्या हुआ कि ये जो फैक्टर से, ये जो एक्सप्रेशन है, इससे हमको इसके वेरिएबल से आजादी मिल गई। अब क्या करते हैं कि 1 माइनस एक्स पर पावर 16 का rth टर्म हम लोग निकालते हैं। तो rth टर्म जब निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16cr, और यह r पे x पे पावर -x पे पावर r। इसके बाद क्या है कि इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 पे पावर r और 16cr, और यह x पे पावर क्या हो गया, r हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि x1 माइनस एक्स पर पावर 16 का जनरल टर्म हम लोग निकाल लिए हैं। अब जनरल टर्म में हमको क्या क्या होना चाहिए इस पे विचार करते हैं। तो इस जनरल टर्म में एक x पर पावर 1 आने के लिए, x पे पावर 1 आने के लिए, x पे पावर r, x पे पावर 1 आने के लिए r का वैल्यू हमको 1 चाहिए। दूसरे में देखते हैं कि x पे पावर r इक्वल टू x पर पावर 0, x पर पावर 0 होने के लिए r का वैल्यू इसमें हमको चाहिए 0 चाहिए।
और x पर पावर -1 होने के लिए x पर पावर r का वैल्यू x पे पावर -1 चाहिए, जिससे r का जो वैल्यू है यह क्या निकलता है भाई, -1 निकलता है। तो -1 जो है नॉट पॉसिबल है ना, क्या है भाई, पॉसिबल नहीं है। समझ गए। अब देखिए कि यह जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट, पहले पार्ट में आप पहला एलिमेंट को ले लीजिए तो वो आपका ये x एज ए फैक्टर उसमें मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में अगर हम r इक्वल टू 0 ले लें, कहने का मतलब ठीक पहला ही टर्म लें, तो वही हमारा x पर पावर 0 उसमें एक फैक्टर के रूप में आएगा। अब यहां पर हमको x पे पावर -1 वाला फैक्टर चाहिए, तो इसमें x पर पावर -1 वाला फैक्टर को है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां देखिए r का वैल्यू -1 जो है पॉसिबल नहीं है। तो अब कांस्टेंट, अब इस तरह का जो रिक्वायरमेंट है कोफिशिएंट ऑफ x वाला है ना, कहां कहां मिलेगा, पहले में मिलेगा और दूसरे में मिलेगा। तो इसको जो है सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं बोर्ड को। तो बोर्ड साफ करने के बाद अब इसमें चलते हैं हम लोग। तो यहां पर हमको क्या चाहिए भाई, इसमें हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x। तो जनरल टर्म जो है ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो यहां पर जो है r के जगह पे आप क्या रख दीजिए भाई, r के जगह पे हम लोग यहां पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। r के जगह पे जब 1 रखेंगे यानी कि tr+1+1 और इसका वैल्यू आता है -1 पे पावर 1 और फिर 16c1, तो 16c1 और यह x पर पावर 1 को तो लिखना नहीं है चूंकि कांस्टेंट से मतलब है सिर्फ। तो ये आ गया क्या वैल्यू, इसके लिए ये वैल्यू आ गया। फिर -3 है ना। अब फिर देखिए x पर पावर 0 यानी कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए r का वैल्यू 0 रखना है यानी कि t0+1 करना है। तो यह 16c0 हो जाएगा, 16c0 हो जाएगा और -1 पे पावर जो है 0 हो जाएगा आपका, और यहां पर x पर पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x पर पावर 0 को लिखना नहीं है, तो यहां पर मैं ठीक से लिखता हूं, यहां पर मिलता है -1 पे पावर 0 और 16c0। तो अब देखिए कि यह माइनस हुआ और 16c1 का वैल्यू 16 होता है, अब -3 है यहाँ पर, और उसके बाद -1 पर पावर 0 तो 1 ही हुआ और 16c0 का भी मान 1 ही हुआ, तो -16 - 3 = -19 आ जाएगा फाइनली x पर पावर, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। बच्चों यहां तक जो प्रॉब्लम था आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा था, किसमें, 28 में और 29 में, लेकिन 30 नंबर जो प्रॉब्लम है आपका बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आप, हमको लगता है कि बिना बताए, मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप 30 नंबर के प्रॉब्लम को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से 2 प्रॉब्लम को मैं उठाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ना रह जाए। तो 30 नंबर में 4 प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम में है ना, 13 में 4 प्रॉब्लम है। 4 प्रॉब्लम में से तीसरा नंबर प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। ये क्या कहता है कि x पर पावर -15 इन द कोफिशिएंट निकालना है ना। ये 30 नंबर का प्रॉब्लम कहता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, और तीसरा नंबर में कहता है कि x पर पावर -15 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस a/3x³ होल टू दी 10। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि इस एक्सपेंशन में ये सोचना है कि इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे भाई, तो किसी भी टर्म में क्या आएगा, x पर पावर -15 तो आएगा ही।
अब कौन सा टर्म में आएगा ये तो पता नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि rth टर्म में जो है ना x पर पावर -15 एज ए फैक्टर मिलता है, एज ए फैक्टर ही मतलब कि उसका गुणनखंड होता है। तो यहां पर क्या सपोज करेंगे कि सपोज दैट r प्लस 1th टर्म कंटेन करता है x पर पावर -15। तो इन द एक्सपेंशन, इन द गिवन एक्सपेंशन, अब tr+1 निकाल लेते हैं। तो tr+1 में यहां देखिए 10 है, n का वैल्यू 10 है, तो क्या लिखेंगे 10cr लिखेंगे भाई। अब फिर यह 3x का स्क्वायर पर पावर इसका डिफरेंस आएगा, यानी कि 10 - r आ जाएगा। इस पर जो है पावर क्या हो जाएगा a/3x का क्यूब, और इस पर पावर r आ जाएगा। चूंकि यहाँ माइनस था तो इस माइनस को जो है ना इसके पहले लिखकर इस पर पावर आप डाल दीजिए, r डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। -1 पे पावर r और 10cr, और यहां पर 3 पर भी पावर 10 - r हो जाएगा, और x पर पावर जो है ध्यान दीजिएगा 2 × 10, तो 20 - 2r हो जाएगा। फिर a पर पावर r आ जाएगा, a पर पावर r, और यहाँ 3 है और x क्यूब भी है, तो 3 पर भी पावर r, और यह x पर पावर 3r। तो जहां जहां x है आपका, सभी x को एक साथ कर लीजिए, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। ये ऊपर है, ये नीचे है, यह नीचे वाला पावर जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 पे पावर r 10cr, 3 पर पावर 10 - r, और 3 पर पावर r, और a पर पावर r, और x पे पावर 20 - 5r हो जाएगा। तो यही चीज रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, x पर पावर -15 होने के लिए। अब यहां पर सोचिए कि r का क्या वैल्यू डालें जिसके चलते ये x पर पावर -15 बन जाए, यही सोचना है। तो इसलिए हमें क्या हो जाएगा, वी मस्ट हैव x पर पावर -15 बराबर x पर पावर -20 - 5r, देयरफॉर -15 = 20 - 5r। तो यह 5r = 20 + 15, यह r = 35/5 = 7। r का वैल्यू निकल गया हमारा कितना, 7 निकल गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि r का वैल्यू 7 होने से यहां पर x पर पावर -15 आता है। तो क्या करेंगे, तुरंत हम इस tr+1 को r को हटाकर 7 डाल देंगे। अब फिर उसके बाद इसको हम लिख देंगे -1 पर पावर 7 10c7, और 3 पर पावर जो है यह आपका 10 - 7, और 3 पर भी पावर 7, और यहाँ x पर पावर a पर पावर 7, और r पे x पे पावर -15 आ जाएगा। तो अब जब हमको कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर -15 का, तो इसको खाली हटा के ये सारे चीज को ले लेंगे, माइनस आ जाएगा। -1 पे पावर 7 होने से माइनस आ जाता है। 10c7 को 10 × 9 × 8/3 × 2 × 1 भी लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैसे लिखें हम। और यहाँ पर देखिए 10 - 7 होने से 3 बचता है, और 7 फिर 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 7 है, तो यहाँ 1 पर 3 पर पावर 4 बच जाएगा कट फट के, और a पर पावर जो है आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह -40 है ना, इसको कटा सकते हैं आप लोग। 3 देख सकते हैं यहाँ पर 3 × 3 × 3 × 3 4 बार लिख सकते हैं, 2 बार 9 को काट दिया, और उसके बाद 2 से यह 4 बार में कट गया। इसके बाद यहाँ पर 10 × 4 = 40 हो गया,
और इसके साथ माइनस भी है आपका। उसके बाद यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बार 3 है 27 आ जाएगा, a पर पावर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से x पर पावर -15 का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कि 30 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है, आपको निकालना है a पर पावर 7 और b पर पावर 5 इन द एक्सपेंशन। किसका कोफिशिएंट निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ a पर पावर 7 b पर पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b पर पावर कितना है भाई? 12 है। इसमें हमको a पर पावर 7 और b पर पावर 5 का है ना कोफिशिएंट निकालना है। क्या कोफिशिएंट होगा? सिंपल बात है भाई। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि सपोज tr+1th टर्म इन द एक्सपेंशन a माइनस 2b पर पावर 12 कंटेन करता है a पर पावर 7 और b पर पावर 5 को कंटेन करता है। तो tr+1 निकाल लेते हैं। तो tr+1 जब निकालेंगे ना, तो चूंकि बीच में माइनस है तो यहां पर -1 पर पावर r डाल दीजिए पहले, और फिर ये n का वैल्यू 12 है तो 12cr लिखिए। a पर पावर हो गया इसका डिफरेंस 12 माइनस r, और 2b पर पावर हो गया, यह r हो गया। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। -1 पे पावर r 12cr, a पर पावर 12 माइनस r हो गया, और 2 पर पावर r हो गया, b पर पावर r हो गया। और 2 पर पावर r को साइड थोड़ा सा कर देते हैं, 20 से हटा देते हैं। तो यह -1 पे पावर r और 12cr, और यह 2 पर पावर r और a पर पावर 12 माइनस r और b पर पावर r, ये हमको मिल जाता है। और हमको चाहिए क्या? a पर पावर 7 और b पर पावर 5 चाहिए। तो यानी कि ये चीज जो है इसके बराबर हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको? a पर पावर 12 माइनस r और b पर पावर r जो है a पर पावर 7 और b पर पावर 5 चाहिए हमको। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, तो a पर पावर 12 माइनस 5 हम लिख सकते हैं इंटू b पर पावर 5, और a पर पावर जो है इधर भी 12 माइनस r है, b पर पावर r है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे, क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? a पर पावर 12 माइनस r है तो a पर पावर 12 माइनस 5 है, r के जगह पे इसमें 5 हुआ। अब b पर पावर r है तो b पर पावर 5 है। तो कंपेयर करने से हमको r का जो वैल्यू मिल जाता है, क्या मिल जाता है? 5। यानी कि r का वैल्यू 5 रखने पर जो भी टर्म हमको मिलेगा उसका जो उसमें a पर पावर 7 और b पर पावर 5 भी एक फैक्टर होगा। इस दोनों को छोड़कर जो भी उसका गुणक होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा, वही चीज ये मांग रहा है हमसे, तो इसको दे देना है। तो क्या करते हैं हम लोग कि t जो है क्या रख देते हैं? 5 + 1 = -1 पे पावर 5 और 12c5, और a पर पावर ऑटोमेटिक है 7 आ जाएगा, b पर पावर 5 आ जाएगा। और तब जाके यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ a पर पावर 7 b पर पावर 5 लिखना है। तो इस दोनों को छोड़ के सबको लिख देना है। -1 पे पावर 5 आने से माइनस आता है। अब 12c5 है तो 12c5 को आप सॉल्व कर दीजिए बच्चों। ये तो अब जानते ही होंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा, देखिएगा चेक करके, -25344 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका भी कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। और इसमें जो है ना 30 नंबर में मैंने 2 प्रॉब्लम, पहला और दूसरा छोड़ा,
तीसरा और चौथा मैंने बना दिया। तो पहला दूसरा जरूर अपने से बना लेंगे और कमेंट में लिखेंगे। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतावें कि आपको कितना समझ में आता है। अगर पूरा समझ में आता है तो 100% लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आधा समझ में आता है तो 50% लिख के भेजिए। अगर आपको 1/4 समझ में आता है मेरा पढ़ाई तो उसे भी लिख के भेजिए, 25% लिख के भेजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है आपको इस चैनल के माध्यम से तो फिर आप दूसरा चैनल देखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर प्रॉब्लम में। 31 नंबर प्रॉब्लम भी बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया कि सो दैट द टर्म कंटेनिंग x पर पावर क्यूब does not exist in the expansion of 3x minus 1/2 x पर पावर 8। तो इस x का एक्सपेंशन करेंगे ना, सीधी बात में समझिए, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिल रहा है इसमें जिसके साथ x पर पावर 3 हो, उसका गुणक के रूप में x पे पावर 3 हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसको यहाँ पे प्रूफ करना है। और एक चीज और समझिए कि x पर पावर 3 वाले टर्म का नहीं होना पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए n जो भी होगा आपका, जैसे यहां 8 है, n हमारा क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर के बाद जो है x पर जितने एक्सपेंशन में देख रहे हैं कि x पर पावर भी यहाँ नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ x पे पावर 1 है और यहाँ भी x पे पावर 1 है। तो जो भी यहाँ x पे पावर आएगा 1 × 2 यानी कि मान लीजिए 3x का स्क्वायर हुआ, 3x का क्यूब हुआ, इसी तरह से आएगा। वो भी क्या आएगा, पावर्स हमारा नेचुरल नंबर भी आएगा। तो यहाँ पर एक बात निश्चित हो जाती है कि x पर जो है कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर ये सोचना है कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें x पर पावर 3 आता हो। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि x पे rth ऐसा टर्म है, इसके बीच जो है r + 1th एक ऐसा टर्म है जिसके साथ x पर पावर -3 आता है। अब आता है तो फिर इसके बाद आगे समझते चले जाएंगे। इफ पॉसिबल मान लेते हैं कि सपोज दैट r + 1th टर्म है ना, r + 1th टर्म कंटेनिंग x पे पावर क्यूब, कंटेनिंग x पर पावर क्यूब को कंटेन करता है वो। तो निश्चित रूप से tr + 1 क्या हो जाएगा भाई, 8c, यहां पर r आ जाएगा और 3x पे पावर जो है 8 - r आ जाएगा और यहां पर 1/2x पर पावर r आ जाएगा। चूंकि यहां माइनस है तो इसके पहले -1 पे पावर r डाल दीजिए। तो ये हमारा हो गया एक जनरल टर्म। तो जनरल टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -1 पे पावर r, 8cr, 3 पर पावर जो है 8 - r मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से 2 पे पावर r मिलेगा और यहाँ x पे पावर 8 - r, यहाँ पर x पर पावर r मिलता है। तो इस तरह से -1 पे पावर r और 8cr और यह 3 पर पावर 8 - r बाय 2 पर पावर r, ये x पे पावर जो है क्या हो जाता है आपका, x पर पावर -r बच जाता है सिर्फ। ओ सॉरी, यहाँ r हो जाएगा, x पे पावर हो जाएगा 8 - 2r हो जाता है। तो ये हमको मिल जाता है। अब जो है इसी को न होना चाहिए x पे पावर 3, क्या होना चाहिए, इसी को x पे पावर 3 होना चाहिए। यानी कि है ना, तो वी मस्ट हैव
x पर पावर 8 माइनस 2r बराबर x पर पावर 3 होना चाहिए, 8 माइनस 2r बराबर 3 होना चाहिए, माइनस 2r बराबर आपका माइनस 5 होना चाहिए और r बराबर माइनस 5 बाई माइनस 2, यानी कि यह 5/2 यानी कि 2 होल 1/2, यानी कि यह r अब कह रहा है कि 2.5वां टर्म जो है इस एक्सपेंशन में 2.5वां टर्म यानी कि 2.5, थर्ड टर्म भी नहीं, कौन सा टर्म, पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरे और तीसरे के बीच में जो अढ़ैया है, 2.5वां टर्म, वही टर्म में जो है कंटेनिंग, वही टर्म कंटेनिंग किया हुआ है x पर पावर 3। लेकिन भाई यहां तो टर्म जब भी होता है, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, चौथे और पांचवें के बीच में कोई टर्म नहीं होता है, दूसरे और तीसरे के बीच में कोई टर्म नहीं होता है, लेकिन ये बहुधा हमको कह रहा है कि आप 2.5वां टर्म लीजिए, है ना, बुड़वक समझ के रखा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब ऐसा नहीं हो सकता है भाई, 2.5वां टर्म जो है हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नहीं कि यह जो आपका एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में x पर पावर 3 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको अंतिम में हम लोग इस तरह से लिख देंगे, है ना, ये जो वैल्यू हो गया आपका क्या है, फ्रैक्शनल हो गया, क्या हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है ना। अब अंतिम में लिख देंगे देयरफॉर द टर्म, देयरफॉर द टर्म containing x पर पावर 3 डज नॉट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आप 32 नंबर तो बना ही लीजिएगा, ये मेरा दावा है। इसको समझ जाने के बाद 32 नंबर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 31 और 32 आपका दोनों सेम तरह का प्रॉब्लम है। तो बच्चों आप जो है इसे बना के जरूर लिखिएगा कि 32 ओके, मैं समझ जाऊंगा कि 32 आपका बन गया, 32 नॉट ओके, मैं समझ जाऊंगा कि 32 आपके लिए ओके नहीं है। कभी रिवीजन का समय मौका मिला, रिवीजन क्लास चलेगा तो उसमें मैं आपको यह 32 भी बता दूंगा। अब हम लोग देखते हैं आगे 33 नंबर को। तो 33 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, तो 33 नंबर संजोग से देखिए वो भी आपका 31 के तरह ही है और 32 के तरह ही है, लेकिन फिर भी 33 को देख लीजिए। इसमें भी क्या कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में ऐसा टर्म ढूंढना है जिसके साथ x पर पावर -1 नहीं हो, जिसके साथ, यानी कि x पर पावर -1 एज ए फैक्टर किसी टर्म के साथ होना संभव नहीं है। ये चीज को प्रूव करना है। ठीक उसी तरह से प्रूव करेंगे। इसमें भी हम मान लेते हैं कि r+1th टर्म में जो है भाई x पर पावर -1 आता है। जब -1 आता है तो r+1th टर्म जो है इतना होता है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x पर पावर 24 - 2r होता है यहाँ दोनों से, और इससे होता है x पे पावर r होता है और 12cr, और x पर टोटल पावर हो जाता है 24 - 3r हो जाता है। अब इसी को जो है ना इसके बराबर होना चाहिए भाई, यानी कि इस स्थिति में वी मस्ट हैव, है ना, वी मस्ट हैव x पर पावर 24 - 3r इक्वल टू x पर पावर -1, तो 24 - 3r इक्वल टू -1, -3r इक्वल टू -25, r इक्वल टू -25/3। तो ये आपका निकल गया 3 का 3 6 3 9 3 को 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, तो 24 अब फिर 10
24 1/3, 8 होल 1/3, यानी कि यहां पर देखिए 8 के बाद 9 के बीच जो है 8 होल 1/3 टर्म, कहने का मतलब 8 से 9 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। और जब एक्सपेंशन में जो होता है ना, हमेशा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 8वां टर्म या 9वां टर्म होता है। 8वें और 9वें के बीच जो है कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये कह रहा है कि 8, कहने का मतलब कि 8.333 जो टर्म है ना, 8.333 जो इतना वहाँ ना, दिस नंबर टर्म जो है, इतना वहाँ टर्म जो है, यह आपका एग्जिस्ट करता है x पर पावर -1, जो कि कभी संभव है ही नहीं। तो क्या करेंगे कि यह जो है कैसा नंबर है, किस तरह का नंबर है, यह फ्रैक्शनल नंबर है और विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। देयरफॉर, है ना, क्या लिख देंगे अंतिम में, द एक्सपेंशन दिस डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x पर पावर -1। तो इसको जो है अंतिम में यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा भाई, देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्या लिख दीजिएगा, इन द एक्सपेंशन दिस डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x पर पावर -1, अंत में लिख के छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 33 नंबर को देख चुके हैं। 34 नंबर में क्या कह रहा है कि राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। जनरल टर्म लिखना है, TR+1 को निकालना है। ये बड़ी हल्लू प्रॉब्लम है बच्चों। ये जब कोई भी प्रॉब्लम हल्का, बहुत हल्का होता है ना, तो उसको हल्लू कहा जाता है। इससे भारी भारी तो प्रॉब्लम आप लोग बना चुके हैं। अब देखिए कैसे हल्का है। 34 में कहा कि x पर स्क्वायर -y पर पावर 6 है, तो जनरल टर्म लिखना है, तो TR+1 न लिखना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे 6CR लिखेंगे, और यह x पर पावर, x स्क्वायर पर पावर इसका डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ 4 पर पावर r आ जाएगा। चूंकि 4 के साथ -1 था, इसीलिए -1 पे पावर r डाल देंगे, यही हो जाएगा इसका जनरल टर्म हो जाएगा। इसमें हमको लगता है कि कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 35 को देखते हैं कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इंड इन द एक्सपेंशन। ये 35 नंबर 36 नंबर का प्रॉब्लम, इसमें भी इंड ही कहा गया है, और 37 में दोनों का मिला हुआ प्रॉब्लम है। तो 35 और 36 में एक प्रॉब्लम हम लोग 35 बना लेते हैं और 36 आपके भरोसे छोड़ देते हैं। अगर आपसे भी नहीं बने तो आप राम के भरोसे छोड़ दीजिएगा, है ना। वो तो सबका बेड़ा पार लगाते हैं, वो जो है तारनहार है, कृष्ण भगवान तारनहार हैं, उनके भरोसे छोड़ दीजिएगा, है ना। तो चलिए, अब फिर उसके बाद जब हमको टाइम मिलेगा रिवीजन क्लास का, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। 35 नंबर में कहता है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इंड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इंड, याद कीजिए, अगर आपको pth टर्म फ्रॉम द इंड निकालना है तो क्या लिखते थे भाई कि n-p प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा, n+-p प्लस टूथ टर्म हो जाएगा। ये आपको शुरू के 3 वीडियो में बताया गया है ना, संभवतः दूसरे वीडियो में। यह बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा वीडियो या तीसरा वीडियो आप देखिएगा, तो उसमें इस चीज का डिस्कशन किया गया है बड़ी डिटेल वे में। तो यहाँ फिफ्थ टर्म है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म n का जो पावर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 है, और यही n है आपका। तो ये हो जाएगा 12 - p, यानी कि 5 प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। यहां पर आपका सॉल्व होने के बाद 14, नाइन्थ टर्म निकाल दीजिए फ्रॉम द बिगिनिंग, तो यही आपका हो जाएगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इंड। अब दूसरे तरीके से सोचिए,
भाई यहां पर जो है पावर दिया गया है x माइनस 1/x पर पावर कितना है 12 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 13 है। कितना है भाई 13 है। तो अल्लाह 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 और यह 13 टर्म है टोटल। अब इधर से तीसरा नंबर, पहला दूसरा और यह आपका कौन सा टर्म हो गया, तीसरा नंबर हो गया। और तब इधर से काउंट करके देखिए, पहला दूसरा, ओ सॉरी पांचवां टर्म, माफ करेंगे पांचवां टर्म इधर से। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां, तो ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया फ्रॉम द एंड। तो इधर से देखिए, बिगिनिंग से देखिए, नौवां टर्म आ रहा है ना आपका। तो वही बात है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। ध्यान रखना है कि यह फिफ्थ टर्म बोल रहा था, तो इसलिए नौवां टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हमको निकाल देना है। T9 निकाल देना है, T8 + 1 करना है और 12C8, और फिर इसके बाद जो है इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल है 1/x, x माइनस 1/x पर पावर 12। तो यह x पर पावर हो गया 4, इसका डिफरेंस, और माइनस 1/x पर पावर हो गया 8। इसको बच्चों आप सॉल्व करके देख लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो यह आपका 495 बटे x पे पावर 4 आ जाएगा, है ना। यही चीज आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 495 x पर पावर 4, ये x पे पावर 4 जो है ना आपका नीचे में आएगा। लेकिन आंसर देखिए आप बुक में 495 इंटू एक्स पे पावर 4 दिया गया है, संभवतः जो कि गलत है कि नहीं। हम एकदम डायरेक्टली आपको ये नहीं कहेंगे कि गलत है, लेकिन हम अपने आप में इस चीज को 100% एक्सेप्ट करते हैं कि ये आंसर जो है आपका बुक में जो दिया गया है गलत है। बाद बाकी आप भी कुछ कमेंट करके लिखिएगा कि यह क्वेश्चन आंसर सही है या गलत है। आप पर भी छोड़ देते हैं, आपके भी डिसीजन पे हमने छोड़ा है इसे। तो इसी तरह से 36 नंबर का भी प्रॉब्लम आप लोग बना ही लेंगे। और 37 नंबर को जरा सा पढ़ के देखते हैं कि देखें कि यह भी क्वेश्चन 36 और 35 के तरह है कि नहीं। तो इफ द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बड़ी इजी प्रॉब्लम कह रहा है, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और क्या कहते हैं सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, और इसमें जो है एक्सपेंशन ये दिया गया है, ये दोनों इक्वल हैं, तो n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग बना ही लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इक्वल टू क्या हो गया भाई, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखेंगे। सबसे पहले इसका एक्सपेंशन पर ध्यान देते हैं, किसको एक्सपेंड करा रहा है ये। तो क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 और फिर प्लस 1/क्यूब रूट ऑफ 3, 1/क्यूब रूट ऑफ 3, अब बीच में प्लस है, और इस पर जो पावर है आपका दिया गया है n दिया गया है, n दिया गया है। तो एंड से 7वां टर्म, तो शुरू से कैवां टर्म, तो शुरू से हमारा n - 7 प्लस 12th टर्म, 12th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। तो इससे हमको मिलता है n - 5, n - 5th टर्म, n - 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और यह सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये मिलता है।
अब इस दोनों के लिए हम T7 यूज कर सकते हैं और इसके लिए Tn-5 यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, T6+1 लिख सकते हैं और इसको Tn-5 मतलब कि n+-6+1 लिख सकते हैं। इस दोनों को जो है एक साथ रख लेना है और इस तरह से फॉर्मूला पर इसको बिठाने में ठीक रहेगा। +1 चाहिए ना हमको, तो क्या लिखेंगे भाई, NC तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, T6+1 का वैल्यू हमने लिख दिया है इस तरह से, किस एक्सपेंशन के रेस्पेक्ट में, इस एक्सपेंशन के रेस्पेक्ट में। और Tn-6+1 का भी वैल्यू हमने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने में ध्यान दीजिए कि यह NC6 और NCn-6 ये दोनों आपका है बरोबर है ना। याद कीजिए कि NCr और NCn-r ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर ही हैं तो क्या हो गया, ये दोनों यहां से बर्बाद हो गया, हट गया। बचा क्या क्या, यहाँ 2 पर पावर देखिए बच गया n-6/3 बच गया, और यहाँ जो है 3 पर पावर जो है 6/2, 3 होने से 6 पर पावर 2 आता है, और यहाँ 2 पर पावर देखिए 6 इंटू 1/3 करेंगे तो 2 पर पावर 2 आ जाएगा, और 3 पर पावर जो है यह n-6/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं हम लोग तो यहां पर क्या मिलता है इसको देखते हैं। तो यह 2 पर भी पावर जो है n-6/3 इंटू 3 पर भी पावर n-6/3 और इधर 2 पर भी पावर 2 और 3 पर भी पावर 2। तो यह 2 इंटू 3 दोनों एक जगह आ जाएगा और n-6/3 चूंकि दोनों पर पावर जो है सेम है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और 2 इंटू 3 एक छत के नीचे और इस पर पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ ई ने सोचिएगा कि ये 2 इंटू 2 गुना कर देंगे, गुना नहीं करना है, क्योंकि 3 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तब इस पर दोनों को एक ब्रैकेट में लेकर एक पावर लिख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो कहीं जाके आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, पीछे आप क्लास 8 का या 9 का किताब उल्टाइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, बेस दोनों का सेम है तो n-6/3 इक्वल टू 2, तो n-6 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 6 + 6 इक्वल टू 12, तो n का वैल्यू जो है आपका मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो बड़ी आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेते हैं। यह 38 में कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है बच्चों, ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम लगता है कि सारे थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम को ये एक्सरसाइज 10A पहले दे दिया है और सारे आसान प्रॉब्लम को बाद में लाके जमा कर दिया है। तो यह 38 नंबर के एक प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ। तो 38 नंबर में आपका कह रहा है मिडिल टर्म, तो इसमें हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 38 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका कह रहा है a/x है माइनस a/x है, सॉरी x/a है और यह a/x है, इस पर पावर है आपका 10, तो इसका मिडिल टर्म। तो इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना तो याद होगा आपको 10 पावर है तो 11 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा? 11 एलिमेंट होगा। 11 एलिमेंट में सबसे बीच वाला एलिमेंट कौन सा हो गया? शुरू से छठा और लास्ट से भी छठा नंबर है ना, तो वो आपका बीच वाला हो गया। तो ये तो हमको डायरेक्ट समझ में आ जाता है, देसी भाषा में ही आपको समझ में आ जाएगा। पावर 10 है, अगर 11 आदमी को लाइन में खड़ा कर दिए तो सबसे बीच में कौन है भाई? सबसे बीच में छठा नंबर का है, बीच में कौन हो जाएगा? छठा नंबर का। देसी भाषा में समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि फॉर्मूला से भाई बताइए, तो आप लोगों को याद कीजिए कि मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हियर n इक्वल टू
n इक्वल टू 10 है जो कि इवन है, तो इस स्थिति में मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, 10/2 प्लस 1th टर्म, 1th टर्म जो हो जाएगा इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, जो कि आपका 6th टर्म हो जाएगा, छठा टर्म जो है मिडिल टर्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बताया गया, निकाल दीजिए। t आपका 6 निकाल दीजिए, t 5 प्लस 1 लिख के, और यहाँ पर क्या हो गया कि 10c5 हो गया, और यहाँ x बाय a पर पावर 5 आ जाता है और a बाय x पर पावर 5 आ जाता है। देखिए इस दोनों का नेचर कैसा है, नीचे में a पर पावर 5 है तो ऊपर पे यहाँ a पर पावर 5 है, कट उठ के वो सब 1 हो जाएगा, कट मर के ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बच जाएगा कौन भाई, तो सिर्फ आपका बच जाएगा 10c5 बच जाएगा। और एक चीज़ मैंने छोड़ा यहाँ पर, अगर आप जानते होंगे तो जरूर समझ गए होंगे, यहां पर देखिए माइनस है तो यहां -1 पे पावर 5 लिखना नहीं छोड़ेंगे, -1 पे पावर 5 लिखना नहीं छोड़ेंगे, ये हो जाएगा -10c5। अब इसका वैल्यू तो बच्चों निकाल ही सकते हैं, इसके वैल्यू को निकाल के देखिए आपका आता है कि नहीं, -252 आता है कि नहीं, है ना। नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर 10c5 का जो वैल्यू है ना 252 नहीं आया है, तो फिर हम कुछ उपाय लगाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आपका नंबर 6 में कह रहा है कि x² - 2/x पे पावर 10 है, तो यहाँ पावर 10 है, पावर 10 है तो 6th टर्म जो हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा, तो t5 प्लस 1 निकाल देना है, 10c5 हो जाएगा, और x का स्क्वायर पे पावर 5 हो जाएगा, और -2/x पर पावर जो है आपका 10 ये 5 आ जाएगा। एक बार इसका डिफरेंस लिखते हैं, एक बार इसको। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत हल्लू है, बहुत आसान है, सॉल्व कर दीजिए, यही आपका क्या दे देगा, आपको मिडिल टर्म दे देगा। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म निकाल लिए। अब फाइंड द 2 मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 39 में आपका कहता है कि 2 मिडिल टर्म आपको एक्सपेंशन में निकालना है। तो बच्चों अब लगता है कि यह क्लास बहुत लंबा हो गया है, इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 के बाद के प्रॉब्लम को देखेंगे, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद।